एपिसोड 1। किस्मत का खेल, खुद के शरीर में रिबोन। देहरादून। रात 11 बजे। दूर पहाड़ी और घने जंगल के बीचों बीच गुफा के नीचे एक अलग ही दुनिया बनाई हुई थी। बाहर से दिखने में बस एक खंडर और अंदर से एक हाई टेक लैब। उसी लैब के अंदर ऑपरेशन टेबल पर एक लड़की जख्मी हालत में लेटी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो दर्द की वजह से या फिर बेहोशी की दवा देने की वजह से बेहोश है। उसका चेहरा सांवला था जो चोटों के निशान से भर चुका था, कुछ ताज़ी थी जिनमें से खून रिस रहा था और कुछ बहुत पुराने जख्म बन चुके थे। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उस लड़की को कितना टॉर्चर किया गया है। तभी उस लैब का हाईटेक दरवाजा खुला और दो आदमी जिन्होंने सफेद कोट पहना हुआ था अंदर आए। वो देखने से ही साइंटिस्ट लग रहे थे। उनमें से एक की उम्र 50 साल थी और दूसरा उसका असिस्टेंट जिसकी उम्र यही कोई 30 साल की होगी। दोनों उस ऑपरेटिंग टेबल के पास जाते हैं जिस पर वो लड़की लेटी हुई थी। उनमें से वह बूढ़ा साइंटिस्ट एक मजाक भरी हंसी के साथ बोलता है, बहुत हुआ नाटक मेरी बच्ची। तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य? हाँ हाँ हाँ, ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसने लगता है। वो लड़की जो अभी बेहोश, बिना किसी हरकत की लेटी हुई थी, उसने एकदम से अपनी आंखें खोल दी। उसका चेहरा खास अच्छा नहीं था, सांवला सा रंग, एवरेज लुक, लेकिन उसकी उन आंखों की चमक के आगे सब कुछ फीका पड़ रहा था। खबरदार जो मुझे अपनी बच्ची कहा तो? तू भी अच्छे से जानता है कि तेरी बेटी कौन है और मैं कौन हूँ। मैंने तुझे अपना गुरु समझा और मेरी जान बचाने के बदले तुम्हारी उस अपाहिज बेटी की आखिरी इच्छा को पूरा करके तुम्हें गुरु दक्षिणा दी। खुद के शरीर और जिंदगी को कुछ वक्त के लिए उसे सौंप कर और खुद उसके इस अपाहिज शरीर में आ गई, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? धोखा। गलती तुम्हारी थी। तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। उसी तरह तुम्हारी जान बचाने के पीछे भी मेरा अलग मकसद था। वो कहते हैं ना, एक हाथ ले और एक हाथ दे। उस लड़की की आंखें गुस्से से सिकुड़ गई और वो उस टेबल पर उठकर बैठते हुए बोली, मतलब मेरी जान बचाना भी बस एक नाटक था ताकि तुम और तुम्हारी वो बेटी मेरी जगह लेकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सको? ना ना ना, वो जिंदगी तो मेरी बेटी को चाहिए थी। उसे तुम्हारी हर एक चीज चाहिए थी। तुम्हारा नाम अर्यांशी ठाकुर। उसे इस बात से भी चिढ़ थी कि मैंने उसका इतना अच्छा नाम क्यों नहीं रखा। उसे तुम्हारी अद्भुत सुंदरता, सोने के महलों में रहने वाली राजकुमारी की जिंदगी और सबसे अहम तुम्हारा मंगेतर जो इस दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान है और मेरे मकसद की सबसे अहम कड़ी भी, जिससे शादी करके मेरी बेटी की तो ऐश हो जाती और मुझे तो बस अपने आविष्कार करने थे जिसके लिए पैसे की कमी भी नहीं होती। अपने किए कारनामे वो इस तरह बता रहा था जैसे उसने कोई महान काम किया हो। बूढ़ा साइंटिस्ट अभी भी चुप नहीं हुआ और आगे जारी रखते हुए बोला, रही बात एहसान की तो वो कभी तुम पर था ही नहीं। उस दिन मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी, वह तो तुम खुद हॉस्पिटल के बस कुछ कदम दूर थी, तब मैंने चुपके से एक नीडल तुम्हारे हाथ पर चुभा दी जिससे तुम वही ढेर हो गई। इतनी जख्मी होने के बाद भी तुम खुद 1 घंटे तक चलकर हॉस्पिटल पहुंच गई थी, जो सच में कबीले तारीफ थी। अर्यांशी एक के बाद एक खुलासे से हैरान रह गई। उसका शरीर जम गया और आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। उसके माथे से पसीना निकलने लगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इतना नीचे भी गिर सकता है, उसने खुद में ही सोचा। वो बूढ़ा साइंटिस्ट उसके चेहरे के रंग उड़ता देख हंसने लगा और अपनी उसी मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ बोला, तुममें हिम्मत बहुत थी। मेरे भेजे आदमियों को इतनी बुरी तरह से मारा कि वो दोबारा उठ भी नहीं पाए। जब तुम 15 साल की उम्र में इतनी खतरनाक थी,
तो सोचो, अब तक तो तुम चलता फिरता तूफान बन जाती। छी, शर्म नहीं आई तुम्हें इतनी घटिया चाल चलते हुए? अरे, सिर्फ अपने कुछ घटिया आविष्कार को पूरा करने और अपनी बेटी को दूसरे की जिंदगी देकर तुमने कितना बड़ा छल किया है इस कुदरत के साथ। मेरी किस्मत तूने अपनी बेटी को दी है ना सुंदरता, पैसा तो दे दिया लेकिन मेरा दिमाग कहाँ से देगा। हाँ हाँ, तुम्हारी वो बेअकल बेटी एक सुंदरता की मूरत के सिवाय बस एक ढक्कन बनकर रह जाएगी जिसके पास होगा सब कुछ लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। आखिर उसे आता ही क्या है सिवाय खुद पर दया खाने के और लालच करने के। तुम अपनी जबान संभाल लड़की। भूल मत तू मेरी कैद में है, वो भी पिछले 5 सालों से, और तेरे परिवार को तो शक भी नहीं हुआ कि तेरे शरीर में जिसकी आत्मा है वो उनके घर की बेटी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। हा 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 हा, और क्या बोली? उसके पास दिमाग नहीं है। अगर दिमाग नहीं होता तो आज वो वहाँ तेरी जगह मजे की जिंदगी नहीं जी रही होती और तू यहाँ एक कैदी की बहुत गुरूर से कहती थी ना, मैं अर्यांशी ठाकुर हूँ। हाँ हाँ, देखो अब तुम जमीन पर पड़ी एक धूल के अलावा कुछ नहीं हो। अर्यांशी ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसका चेहरा गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। वो अपनी कातिल नजरों से उस बूढ़े साइंटिस्ट को घूर रही थी। उसकी आभा में से एक मर्डरस ऑरा निकल रहा था जिससे आसपास ठंड बढ़ने लगी थी। उस साइंटिस्ट का असिस्टेंट एक टक लड़की को चिंता से देख रहा था। उसकी आंखों में अर्यांशी के लिए घबराहट और डर दोनों था। घूर क्या रही है? हाँ, अपनी आंखें नीची रख। आज तेरा नामो निशान मिट जाएगा और मुझे हासिल हो जाएगी तेरी ये मजबूत आत्मा जिसे मैं अपने बनाए हुए सुपरहुमन में डालूंगा और इस दुनिया का भगवान बन जाऊंगा। हा हा हा, तुम पागल हो चुके हो। किसी की सॉल तुम कैसे किसी दूसरे की बॉडी में डाल सकते हो, वो भी उसे जान से मारकर? ये तो सरासर कुदरत के साथ खिलवाड़ करना है। लड़की तू जीनियस है लेकिन इतनी भी नहीं कि मेरे दिमाग को समझ सके। ये कहकर वो एक बड़े से ट्रांसपेरेंट बॉक्स के पास गया जो काले कपड़े से ढका हुआ था। उसने उस कपड़े को हटा दिया तो उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो, उसने मुश्किल से ये कुछ शब्द अपने गले से निकाले। ये है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार और मेरे सबसे बड़े दुश्मन का बेटा। हाँ हाँ हाँ, तो कैसा लगा मेरा क्रिएशन तुम्हें अर्यांशी ठाकुर? लग रहा है ना, बिल्कुल तुम्हारे मंगेतर जैसा। उसकी तरह कोल्ड, कातिलाना हैंडसम, सर्द नजरें और खतरनाक ऑरा। बस कमी है तो तुम्हारी बेसकीमती सॉल की। उसके बाद मेरा ये आविष्कार जिंदा हो जाएगा और बनेगा इस दुनिया का सबसे बड़ा विलेन। मेरे काम करेगा ये और नाम आएगा उस चाणक्य सिंह राणावत का। हा हा हा, क्या सोच है मेरी, मानना पड़ेगा मेरे जैसा जीनियस साइंटिस्ट इस पूरी दुनिया में नहीं है। तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे और उससे? अर्यांशी उस रोबोट जो बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा था उसे हैरानी से देखते हुए बोली। दुश्मनी तुमसे नहीं है, उस राणावत परिवार से है जिसने मेरे आविष्कारों पर रोक लगाई और आज मैं जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट हुआ करता था किसी और की पहचान लेकर अपने सपने को पूरा करना पड़ रहा है। उसकी वजह से मैंने अपना अस्तित्व छोड़ा तो अब मेरी बेटी उसके घर की बहू बनके उसके बेटे के अस्तित्व को बिल्कुल मेरे सुपर ह्यूमन जैसा बनाएगी और वो भी जल्दी ही मेरा हथियार बन जाएगा। उसके बाद ये पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। हा 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 हा, मेरा सपना जल्द ही पूरा होगा, बस तुम्हारी आत्मा का इस शरीर को छोड़ने की देरी है जो कि तुम्हारा है ही नहीं। क्या मजाक किया है ना, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारे साथ। तुम्हें तो मरना भी किसी और के अस्तित्व और शरीर के साथ पड़ रहा है। अर्यांशी ने कुछ नहीं कहा। वो शांत बैठी एक तक बस उस ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉक्स में
खड़े उस रोबोट और कम इंसान को देख रही थी जिसका चेहरा उस इंसान से हुबहू मिलता था जिसके साथ उसकी मॉम ने उसका रिश्ता तय किया था, लेकिन वो कभी उससे मिली ही नहीं, बस एक बार फोटो में देखा था, क्योंकि जिस दिन वो मिलने वाले थे उस दिन ही उसके साथ सबसे बड़ा धोखा हो गया और जिसे वो अपना गुरु मानती थी उन्होंने ही गुरु दक्षिणा के तौर पर उससे उसका शरीर उधार मांग लिया अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। उसकी आंखें पत्थर की तरह बिना किसी भाव की थी, कोई भी पता नहीं लगा सकता था कि वो अभी क्या सोच रही है। असिस्टेंट अभी भी उसे ही बेचैनी से देख रहा था, लेकिन अर्यांशी थी कि उसे किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अचानक से उस लैब में भयानक चीखें गूंजने लगी। बूढ़ा साइंटिस्ट मुस्कुराने लगा, वही उसके असिस्टेंट को जो डर था सच हो गया, उसका चेहरा उदास हो गया। वो बस अपनी बेबस नजरों से अर्यांशी को दर्द से तड़पते हुए देखता रहा। हाँ हाँ हाँ, कैसा लग रहा है इस दर्द को महसूस करके? देखो, ये वही मशीन है जिसे बनाने में तुमने मेरी इतनी मदद की, बिना ये जाने कि यही तुमसे तुम्हारी आत्मा को छीन लेगी और उसी वक्त तुम्हारा नहीं मतलब मेरी बेटी का ये खोखला शरीर मर जाएगा। वैसे सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे पिता से जलन होती है, आखिर उनकी तुम्हारी जैसी बेटी जो है जिसने एक खोखले पड़े अपाहिज शरीर में तक अपनी हिम्मत और लगन से जान डाल दी। कहाँ मेरी बेटी जो व्हील चेयर को छोड़ती तक नहीं थी इस डर से कि वो गिर जाएगी, और वही तुमने कभी सहारा नहीं लिया जिसका असर ऐसा हुआ कि इन बेजान पैरों में भी जान आ गई। सच में अगर मेरे सपने की बात नहीं होती तो तुम्हें मैं पूरी जिंदगी अपनी बेटी बनाकर रखता, उसके बाद हम साथ में मिलकर ढेर सारे आविष्कार करते और बहुत ज्यादा अमीर हो जाते। अर्यांशी दर्द से चीख रही थी लेकिन उसकी बातें साफ सुन पा रही थी। आज सच में वो बहुत उतारा बेबस हो चुकी थी। आज वो खुद को इस राक्षस से बचा नहीं पा रही थी जो इस दुनिया और कुदरत के नियम को लकारना चाहता था। अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो ये चाहता है तो अनर्थ हो जाएगा। इस दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा और पता नहीं कौन सी तबाही अपने साथ लेकर आएगा। तभी उसने जो सुना उसे सुनकर उसकी बंद हो रही आंखें सदमे से खुल गई। पता है मेरी बेटी ने इन 5 सालों में तुम्हारे शरीर में जाकर क्या क्या महान काम किए हैं। चच तुम तो अपाहिज थी और मेरी कैद में, तुम्हें भला कैसे पता होगा। चलो मैं ही बता देता हूँ। उसने सबसे पहले तुम्हारी उस ओवर स्मार्ट माँ को तुम्हारे डैड से अलग कर दिया और अब उनकी शादी वो अपनी एक दोस्त की माँ से कराने वाली है जो एक विधवा है, और आगे पीछ उसकी भी एक बेटी है उससे करवाने वाली है। आहा, तुम्हारी वो नीच बेटी। उसका मन नहीं भरा इतना को कुछ करके कि अब भी मेरे परिवार को चैन से जीने नहीं दे रही है। अर्यांशी ने बहुत ही मुश्किल से दर्द को सहते हुए ये कुछ शब्द अपने मुंह से निकाले। ये तो कुछ नहीं है, अभी और सुनो। उसने तो तुम्हारे एक भाई की शादीशुदा जिंदगी को भी लगभग बर्बाद ही कर दिया है। इन्हीं वजह से बाकी दोनों भाई भी तुमसे कटे कटे रहते हैं। उसने सब पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन जिसका सपना अपनी आंखों में सजाकर गई थी वो भाव नहीं देता। पर वो मेरी बेटी है, जानती है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली भी टेढ़ी करनी पड़ती है। अर्यांशी जो दर्द की वजह से तिल तिल मर रही थी, लेकिन अपने परिवार को खुद की एक बेवकूफ़ी की वजह से बर्बादी की तरफ जाता सुनकर उसका दिल उस शारीरिक दर्द से भी ज्यादा घायल हो गया था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके सीने और दिल में अभी अभी कई सारे चाकू घुसा दिए गए हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली जिसमें एक चेहरा नजर आ रहा था। अर्यांशी बेटा, रोते नहीं है। क्या हुआ अगर आप गिर गए? उठो, रुको मत, जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक रुकना नहीं है। हमारी जिंदगी भी रेस जैसी होती है जिसे जीत भले ना पाए लेकिन कोशिश किए बिना और मंजिल तक पहुंचे बिना अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। याद करो वो पोएम जो आपको आपके नाना जी ने सिखाई थी।
अर्यांशी की आंखों के आगे उसके बचपन की तस्वीर घूमने लगी जिसमें उसकी मम्मा उसे हार ना मानने की सीख दे रही थी। अर्यांशी अपनी मीठी मगर सर्द आवाज में उन्हीं शब्दों को दोहराने लगी जिन्हें उसने बचपन में अपने नानाजी से सीखा था। रख हिम्मत, जुटा हौसला, लड़खड़ाए जब कदम, गिर जाए तू अगर, कर एक फैसला, तू रुक मत, किसी के आगे झुक मत, एक दिन वही उम्मीद जीत जाएगी। गिरेगी तू, संभलेगी तू और तेरी कोशिश रंग लाएगी जब मंजिल सामने तेरे कदमों के आगे ठहर जाएगी। आखिर में उस दिन होगी तेरी सबसे बड़ी जीत जब तू खुद के डर और दर्द को हराकर आगे बढ़ जाएगी। उसका एक एक शब्द समय के साथ और भी तेज और शक्तिशाली होता जा रहा था, उसी के साथ उसके अंदर की हिम्मत भी बढ़ रही थी। आर्यांशी ने झटके से अपने माथे को पकड़ते हुए अपने एक पैर की हथकड़ी को तेजी से तोड़ा और उसी एक पैर को खोलकर ऑपरेटिंग टेबल से हटकर तेजी से काम किया और वहीं पास रखी ऑपरेशन करने वाली कैंची को उठाया और उसी तरह लटके हुए ही तेजी से दूसरे पैर की हथकड़ी भी तोड़ने लगी। बूढ़ा साइंटिस्ट जिसका पूरा नाम डॉक्टर रविकांत मिश्रा है और उसकी बेटी जिसने आर्यांशी से उसका शरीर चुरा लिया ये कहकर कि वो मरने से पहले एक हफ्ते तक एक नॉर्मल इंसान की तरह आज़ाद जिंदगी जीना चाहती है। उसके बाद वो फिर से अपने पहले वाले शरीर में लौट आएगी। लेकिन वो नहीं आई। वो हमेशा से ही लालची थी और उसकी नज़र उसकी जिंदगी पर थी। उसने आर्यांशी से झूठ बोला कि उसे ब्लड कैंसर है और वो जल्दी ही मरने वाली है। अगर आर्यांशी के ऊपर उनका एहसान नहीं होता तो वो ऐसा कभी नहीं होने देती। अपने साथ वो एक ठाकुर है जो किसी का एहसान खुद के ऊपर नहीं रखती और जब एक बार उसने दक्षिणा देने का वादा कर दिया था तो उसे तोड़ा भी नहीं सकती थी। बिना उसकी मर्जी के कोई उसका एक बाल भी नहीं छू सकता था। यहाँ तो उसके पूरे वजूद की बात थी। सारिका मिश्रा जो एक अपाहिज थी जिसने अपने डैड से कहकर अपने सॉल को आर्यांशी की बॉडी में ट्रांसफॉर्म करवा लिया और तब से ही आर्यांशी उसकी अपाहिज वाली जिंदगी जी रही है। वो भी पूरे 5 सालों से। अब तो उसे आदत भी हो गई थी लेकिन उसने कभी खुद पर तरस नहीं खाया बल्कि इन 5 सालों में इसी लैब में कैद होने के बाद भी उसने समय को गवाया नहीं बल्कि जो उसके हक में था वो सब कुछ सीखा। ऐसी कोई भी किताब नहीं थी उस लैब में जिसे उसने पढ़कर खत्म ना किया हो। रविकांत मिश्रा को अचानक से होश आया और उसने जल्दी से ऊपर सीलिंग से फिट उस अजीब सी दिखने वाली मशीन की पावर बढ़ा दी जिससे और भी तेजी से उसकी रोशनी आर्यांशी के पूरे शरीर पर पड़ने लगी। उसकी तेज दर्द भरी चीख और एक साथ ढेर सारी चमक उस लैब में फैल गई। उस रोशनी की चमक इतनी घातक थी कि आंखें खुली रखना भी मुश्किल हो गया था। बूम! सब कुछ राख हो गया। उस लैब में बस चीखें ही सुनाई दे रही थी। सिटी हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड के अंदर नहीं तेज चीख के साथ लड़की हांफते हुए बेड पर बैठ गई। उसने अपनी आंखों से जो नजारा देखा उसे देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गई। तेज रोशनी ने फिर से उसे उसी काली खाई में भेजने पर मजबूर कर दिया जिससे लड़कर वो उजाले की तरफ आई थी। फिर से उस लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो इस बार उसके सामने का नजारा साफ हो गया। मैं यहाँ कैसे? मैं तो मर चुकी थी और उसने मेरी आत्मा को मेरे शरीर से लगभग उखाड़ ही लिया था। फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? वो आश्चर्यचकित होकर हैरानी से अपने आसपास देखने लगी। ये कोई और नहीं, अर्यांशी ही थी जो इतने सालों से उस सफिरे साइंटिस्ट की कैद में थी। तभी उसकी नजर अपने हाथों पर गई। ये क्या, मेरे हाथ इतने गोरे क्यों हैं? इन्हें तो सांवला होना चाहिए था। वो जल्दी से हॉस्पिटल बेड से उठने लगी लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई है जो खिंचने की वजह से दर्द कर रही है। उसने सुई को बिना भाव के देखा और झटके से हटा दिया और सीधा बाथरूम के चली गई।
जब उसने मिरर में खुद के अक्ष को देखा तो वो हैरान रह गई। उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। वो अपना चेहरा छूने लगी और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगे। मेरा चेहरा। मैं सच में अपनी बॉडी में वापस आ गई। इतनी कोशिश करने के बाद भी मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि मैं अपने शरीर में वापस आ गई? ये सोचते हुए वो लड़की जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, घनी पलकें, सुंदर चेहरा, जिसे एक बार देखते ही उसे देखने से मन ही नहीं भरे, वही खुद को निहारते हुए गहरी सोच में गुम हो गई। वह जो कुछ भी कर रही थी वो सब तरह से बेहद सुंदर लग रही थी। तो ये है हमारी कहानी की हीरोइन और विलेन आर्यांशी ठाकुर। ठाकुर परिवार की राजकुमारी, अप्सरा से भी ज्यादा रूपवती और टैलेंट तो इतने की कोई गिन भी नहीं सकता। वो अभी इसी सोच में गुम थी कि वह वापस अपनी बॉडी में कैसे आई। तभी अचानक से एक रोबोटिक आवाज उसे सुनाई दी, बॉस, इतना क्यों सोच रही हो? जो पूछना है मुझसे पूछ लो। कौन है यहाँ? उसने बेहद गुस्से के साथ अपनी सर्द आवाज में पूछा। आर्यांशी की आईब्रो सिकुड़ गई थी और वो अपने आसपास देख रही थी। आखिर ये आवाज आई कहाँ से? यहाँ वहाँ कहाँ देख रही हो बॉस? मैं तो आपके अंदर से बोल रहा हूँ। मैं वही सिस्टम हूँ जिसे पाने के लिए आप उस साइंटिस्ट की स्टूडेंट बनी थी, और मैंने ही उस मशीन को हैक करके आपकी सॉल को वापस आपकी असली बॉडी में डाल दिया। आर्यांशी की आंखें चमक उठी और वो एक स्माइल के साथ बोली, इसका मतलब मेरी इतने महीनों की कैद यूं ही जाया नहीं गई? मतलब? सिस्टम जो इतना एडवांस और स्मार्ट था वो भी कंफ्यूज हो गया। मतलब ये कि मकसद सिर्फ उस साइंटिस्ट का नहीं था बल्कि मेरा भी था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो भी मेरे पीछे है। मैं उसकी बेटी को अपना शरीर कभी नहीं देती अगर उन्होंने मुझसे ना कहा होता तो। कौन चाहता था बॉस कि आप अपनी सॉल एक्सचेंज कर ले? सिस्टम एडमिन ने सवाल किया। जो भी चाहता था उसका जवाब तो वही दे सकता है। ये कहते हुए उसका चेहरा सर्द हो गया और आंखों में अजीब सी ठंडक उतर आई। एपिसोड 2, मिरेकल और ठाकुर परिवार। अब तक आपने पढ़ा कि एक साइंटिस्ट उसकी सॉल चुराना चाहता था, इसलिए उसे कैद करके रखता है। आखिर में बहुत बड़ा एक्सप्लोश होता है और अपने अंदर मौजूद सिस्टम की वजह से वो फिर से वापस अपने शरीर में आ जाती है। अब आगे? मतलब मेरा अंदाजा एकदम ठीक था। वो बूढ़ा साइंटिस्ट भी नहीं जानता था कि उसके पास एक नायाब चीज है जिसे ढूंढने के लिए मैं अपने परिवार से दूर, शहर से दूर, उन खूबसूरत पहाड़ियों के शहर में इस जाल में फंसने आ गई जिसकी मैंने 5 सालों तक इतनी बड़ी कीमत चुकाई। बॉस डॉट आपके नाना जी ने जब मुझे बनाया था तो यही कहा था कि जब आप अपने टेस्ट में पास हो जाएंगी तो खुद ब खुद मेरा सिस्टम, जो बहुत साल पहले ही उन्होंने नष्ट कर दिया था ताकि किसी गलत हाथ में ना पड़े, वो फिर से अपनी मेमोरी रिकवर करने लगेगा और उसी वक्त उसका फिजिकल फॉर्म जो एक रिंग के फॉर्म में था उसकी चमक तेज हो जाएगी और वो चमक मेरी ही थी। ये वही समय था जब आप जिंदगी के लिए अपनी मौत से लड़ रही थी, जिसमें आपकी हिम्मत ने आपको बचा लिया और मैं आपके हाथ में आ गया और ऐसे आप फिर से अपने वास्तविक शरीर में लौट आई। डॉट लेकिन उस बुढ़े का क्या हुआ? और सारिका की सॉल कहाँ गई? बॉस, आपके उस बॉडी में मरने से पहले ही उस साइंटिस्ट की बेटी आपके शरीर में मर चुकी थी। ये तो अच्छा रहा कि आपका शरीर नष्ट नहीं हुआ, वरना आप कभी वापस अपनी सही जगह पर नहीं लौट पाती। आप दोनों का एक दूसरे की बॉडी को छोड़ने का समय बिल्कुल सेम था, जिस वजह से मुझे अपनी आधी ही एनर्जी यूज करनी पड़ी वापस आपको आपके शरीर में लाने की। तो क्या अब फिर से कोई मेरी सॉल को पाने के लिए वो गंदा खेल तो नहीं रचेगा? आर्यांशी ने सिस्टम से पूछा। बॉस, जब कोई खुद से भी ताकतवर और बेहतर इंसान देखता है तब उसके मन में
लालच जागता ही है। ये तो इंसानी प्रवृत्ति है, इसे मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए जो भी आपकी खूबियों को जानेगा वो हर मुमकिन कोशिश करेगा आपको अपने काबू में करने की। ठीक है, पर उस साइंटिस्ट का क्या? और उसका वो सुपरहुमन? अर्यांशी की आंखों के आगे अचानक से उस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखे उस ठंडे शख्स की छवि आ गई। बॉस, वो लैब ही नहीं बचा तो कोई रोबोट और आधा इंसान कैसे बच सकता है? वहां बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ क्योंकि उस साइंटिस्ट ने पावर बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, इसलिए कोई नहीं बच सका, यहाँ तक कि शरीर भी जलकर राख हो गए होंगे। तुम्हें इतना सब कैसे पता? बॉस, मैं एक एडवांस सिस्टम हूं और मुझे सब पता होता है, सिस्टम एडमिन ने बड़ी ही अदा से इतराते हुए कहा। मगरूर कहीं का। अर्यांशी ने मुंह बनाकर मन में सोचा। सुना मैंने। फिर से उसे अपने अंदर से एक रोबोटिक आवाज सुनाई दी। वो चिढ़ गई और उसी चिढ़न भरी आवाज में बोली, अब तुम मेरे मन की बात भी पढ़ोगे? आप मेरी बॉस हो और अब से हम दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं, इसलिए मैं आपकी मन की बातें और क्या आप सोचती हो सब जान सकता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मुझे सब पता होता है। तुम्हें सच में सब पता है? अर्यांशी ने मुंह बनाकर कहा। तभी उसकी नजर सामने शीशे में दिख रहे अपने चेहरे पर गई और एक जगह ठहर गई। उसने अपने बालों को गर्दन से हटाकर पीछे किया तो उसकी आंखें एक पल को तो ठिठक गई। ये फिर से, ये मेरी गर्दन पर कैसे आ गया? ये तो पहले से ही था। एक बार फिर सिस्टम एडमिन बीच में टपकते हुए बोला। पहले से का क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो वही चेहरा है उस सुपर ह्यूमन का, पर उसका टैटू मेरी गर्दन पर क्यों है? आर्यांशी अपनी गर्दन के नीचे बने उस क्रूर ठंडे राजा की तस्वीर का टैटू देखकर सदमे में आ गई थी। ये सब उस लड़की का किया धरा है। वो ही इस ठंडे शैतान के पीछे इतनी पागल थी कि उसने उसकी तस्वीर ही अपने दिल के पास छपवा ली। सिस्टम एडमिन ने अपनी आंखें रोल करते हुए उसे बताया। तभी उसे याद आया कि ये बॉडी पिछले 5 साल से उसकी नहीं थी, बल्कि कोई और उस पर कब्जा करके बैठा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। कोई इतना पागल कैसे हो सकता है कि उस इंसान के नाम को छोड़कर उसकी तस्वीर ही अपने शरीर पर बनवा ले? वो पागल ही तो थी तुम्हारे मंगेतर के पीछे। ये तो कुछ नहीं है, उसने तो पता नहीं क्या क्या कांड किए हैं जिन्हें सुधारते सुधारते आपकी सारी ताकत ही चली जाएगी। उस ठंडे शैतान को मेरा मंगेतर कहना बंद करो। होगा वो उस सारिका के दिल का राजा, लेकिन भूलो मत वो अब जा चुकी है। फिर अपनी गर्दन के नीचे बने उस सर्द लेकिन बहुत ही हैंडसम चेहरे को देखकर, मैं अर्यांशी ठाकुर हूँ, जिसे इस जैसे कोल्ड रोबोट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखें ठंड से भर गई और उनमें एक मर्डर इंटेंस दिखने लगा। उसका ये रूप देखकर सिस्टम एडमिन भी डर गया और वो उसके माइंड से गायब हो गया, लेकिन गायब होने से पहले उसने पिछले 5 सालों की उस दूसरी सॉल की मेमोरी अर्यांशी के माइंड में डाल दी थी। अर्यांशी के सर में अचानक से तेज दर्द उठा और उसने अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ लिया। दर्द की वजह से उसके माथे की नसें साफ साफ दिखने लगी। उसकी आंखें दर्द से बंद हो गई और वो अपना सर दबाने लगी। तभी एक एक करके सारी यादें जो उसके शरीर से जुड़ी थी उसके माइंड में घूमने लगी। पहले तो तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ साफ हो गया और उसे दिमाग में सब कुछ एक एक करके साफ होने लगा। जैसे जैसे सारी यादें उसके सामने आ रही थी और जो उस लड़की ने उसकी फैमिली के साथ किया वो जानकर उसका खून खौलने लगा था। पता नहीं कब से वो उसी तरह अपना सर पकड़े खड़ी रही। आधा घंटा बीत गया और उसी वक्त हॉस्पिटल वार्ड का दरवाजा खुला और किसी की घबराई आवाज सुनाई दी। मेरी बेटी कहाँ है डॉक्टर? आपने तो कहा था कि वो कोमा में चली गई है।
तो वो खुद तो कहीं नहीं जा सकती, फिर क्या कोई उसे यहाँ से हॉस्पिटल की इतनी टाइट सिक्योरिटी की नाक के नीचे से लेकर गया? मिस्टर ठाकुर, आप शांत रहिए, नर्स चेक कर रही है। डॉक्टर के माथे से भी ठंडा पसीना बह रहा था। उनकी हालत बहुत खराब थी और होती भी क्यों नहीं। ठाकुर फैमिली इंदौर और इंडिया की सबसे रिच फैमिली में से एक है, जिसका मुकाबला बड़ी से बड़ी रॉयल फैमिली भी नहीं कर पाती। उनकी इकलौती बेटी उनके हॉस्पिटल से गायब हुई है, ये बात ही इतनी भयानक है कि इसके अंजाम के बारे में सोचकर भी डॉक्टर की रूह कांप जाती है। आखिर किसे नहीं पता कि ये ठाकुर फैमिली बाहर से जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। उनके कई ऐसे राज हैं जिन्हें जानने वाला आज दिन तक जिंदा नहीं बचा। नर्स पूरे वार्ड को देखने लगी। उसके भी हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसका जो अंजाम होगा वो हॉस्पिटल, यहाँ के डॉक्टर और यहाँ काम करे रहे हर स्टाफ को भुगतना पड़ता। उसने बालकनी चेक की, वो भी खाली थी। उसने वॉशरूम का डोर खोलना चाहा लेकिन अंदर से लॉक था जिससे वो नहीं खुला। नर्स की आंखें बड़ी हो गई और वो चिल्लाकर बोली, डॉक्टर, शायद पेशेंट बाथरूम में है, दरवाजा अंदर से लॉक है। क्या? लेकिन पेशेंट खुद बाथरूम में कैसे जा सकती है? वो तो कोमा में थी और उसकी हालत में भी कोई खास सुधार नहीं था। हम बस उसे इन मशीनों के जरिए जिंदा रख रहे थे इतने महीनों से। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है डॉक्टर? मिस्टर ठाकुर ने उनकी कॉलर पकड़ ली। वो मेरी बेटी है, उसे लौटना ही था। वो ऐसे जिंदगी से हार कर मर नहीं सकती थी। मिस्टर ठाकुर अगर वो होश में आई है तो ये एक मिरेकल ही है। मैं जानता हूँ आपको मेरे शब्दों ने ठेस पहुंचाई है, लेकिन जो मैंने इन महीनों में ऑब्जर्व किया था वही आपको बताया है। बहुत मुश्किल से अपने डर को काबू में रखकर डॉक्टर ने हिम्मत से उनके सामने अपना पॉइंट रखा। डॉक्टर ठीक कह रहे हैं, अभी हमारी अर्यांशी की जो हालत थी उसके बारे में वो झूठ नहीं बोल सकते। वो एक डॉक्टर है और आपको उन्हें उनका काम करने देना चाहिए। अभिमन्यु ठाकुर, ठाकुर फैमिली के हेड और अर्यांशी ठाकुर के पिता। हैंडसम चेहरा, स्वभाव से गर्म। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है लेकिन इस गुस्से को शांत करने वाली भी उनके सामने ही खड़ी है। नित्या ठाकुर, अर्यांशी की माँ। नित्या की आवाज सुनकर उनका गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने अपनी नमी भरी आंखों से बाहर दरवाजे पर देखा जहां उनका प्यार खड़ा था। वो भागकर उन्हें गले लगाना चाहते थे लेकिन जो उन्होंने उनके साथ किया उसके बारे में सोचकर उनकी हिम्मत जवाब दे देती थी। नित्या अंदर आई, उसी के पीछे दो नौजवान लड़के खड़े थे। दिखने में बहुत ही हैंडसम, एक स्वभाव से शांत तो दूसरा गुस्सैल लेकिन चुलबुला। अपने दोनों बच्चों को देखकर अभिमन्यु ठाकुर की आंखें भर आई लेकिन उन्हें देखते ही दोनों लड़कों ने अपनी नजरें फेर ली। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो जबरदस्ती यहाँ लाए गए हैं या फिर मन होते हुए भी आना नहीं चाहते थे। तभी नर्स की आवाज से सभी होश में आए। डॉक्टर जल्दी करिए, अगर पेशेंट अंदर है तो वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसका यही कहना था कि वो दोनों लड़के जो अभी अभी अपनी माँ के साथ अंदर आए थे तेजी से कदम बढ़ाते हुए वॉशरूम के डोर के पास गए और एक ही झटके में दोनों उस डोर को एक साथ मिलकर धक्का देकर तोड़ दिया। डोर खुलते ही जब सबने सामने का नजारा देखा तो दंग रह गए। डॉक्टर, दोनों चिल्लाए। कुछ देर बाद, डॉक्टर कैसी है मेरी बेटी? मिस्टर अभिमन्यु ठाकुर चिंता से बेड पर लेटी अपनी प्यारी सी बेटी को देखकर पूछा। मिस्टर ठाकुर, इट्स अ मिरेकल डॉट। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, बस ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गई है। इतना ही नहीं, उसके गहरे घाव भी अब ना के बराबर दिख रहे हैं। ऐसा तो मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी कोमा में गए पेशेंट के जख्म जो कल तक साफ दिख रहे थे और आज एकदम ठीक है।
जहां पहले उसकी कंडीशन देखकर डॉक्टर श्योर था कि पेशेंट एक लंबे वक्त के लिए कोमा में जाएगा, जिसके उठने की उम्मीद भी 1% थी, वो एक ही रात में 100% कैसे हो गई, इसको लेकर उन्हें अचंभा हो रहा था। मिस्टर ठाकुर, आप ये समझ लीजिए कि वो अपनी मौत से लड़कर वापस आई है, उसका ये रिबॉर्न ही हुआ है। मिस्टर ठाकुर खुश हो गए। उन्होंने खुशी से अपने बगल में खड़ी नित्या को गले लगाया और बोले, हमारी बेटी ठीक हो गई नित्या। हाँ अभी डॉट। नित्या ने सर हिलाया। उसके गले लगाने पर नित्या के हाथ हवा में ही रुक गए। वही उनके पीछे खड़े दोनों लड़के, जिनकी नजरों में अपनी बहन के लिए चिंता थी और अब खुशी की वो अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन सामने का नजारा देखकर उनकी मुट्ठियां कस गई। अभिमन्यु को भी होश आया कि उसने क्या कर दिया है। वो दूर हट गया, लेकिन उसने दोबारा शर्मिंदगी के कारण नित्या को नहीं देखा। देखते भी किस हक से, जब उन्होंने खुद ही वो हक अपनी पत्नी से छीन लिया था। पानी डॉट पानी। तभी उन्हें एक कमजोर लेकिन बहुत ही मीठी आवाज सुनाई थी। सबने बेड पर लेटी हद से ज्यादा सुंदर लड़की को देखा, जो धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसकी घनी पलकें, जिन्होंने उसकी खूबसूरत आंखों को ढका हुआ था, वो फड़फड़ाने लगी और धीरे धीरे खुल गई, लेकिन उतनी ही तेजी से बंद भी हो गई। रोशनी की तेज चमक से अर्यांशी की जेड ब्लैक आंखें चौंधिया गई, जिससे उसने उन्हें फिर से बंद कर लिया। लेकिन जब उसी अंधेरे में फिर से खुद को खोता हुआ पाया तो उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। अपनी बड़ी बड़ी स्पार्कल आईज को उसने 3 बार झपकाया। उसकी इस अदा पर हॉस्पिटल वार्ड में खड़े सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। नर्स का तो मुंह ही खुल गया और उसने अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रख लिया, जिससे उसके हाथ में पकड़ी ग्लूकोज की बोतल नीचे गिर गई। उस आवाज से सभी होश में आए और वही अर्यांशी भी एकटक अपने सामने खड़े 2 लोगों को देख रही थी, जिन्हें देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई। उनके प्यार के लिए वो 5 सालों तक तड़पती रही और आज जाकर उसकी परीक्षा का फल उसे मिल रहा था। उसने सोचा, अगर उसने नानाजी ने मरते वक्त उससे एक वचन नहीं लिया होता तो वो कभी उस जाल में नहीं फंसती। वही थे जिन्होंने उसे उस पागल सरफिरे साइंटिस्ट की तलाश में बैंगलोर भेजा, उसी ट्रेनिंग सेंटर में जहां वो पागल साइंटिस्ट शरीफी का मुखौटा पहनकर सबका गुरु बना बैठा था। उसे वो पल याद आने लगे जब उसके नाना जी ने अपने आखिरी वक्त में अपनी बेटी को छोड़कर उससे बात करना चुना था। वो उनकी लाडली थी और उनके सिखाए सिद्धांत पर ही चलती थी। उसके घर वाले भी नहीं जानते थे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक जीनियस उनके बहुत करीब है, क्योंकि ये एक राज था और वो क्यों, ये तो उसे भी नहीं पता था। उसके नाना जी ने उसे ही क्यों अपना सच बताया और अपना सारा ज्ञान उसे दिया, ये भी वो समझ नहीं पाई थी। ऐसा तो नहीं था कि वही उनकी इकलौती नातिन थी, बल्कि उनके खुद के भी पोता पोती थे और उसके भाई भी थे, लेकिन उन्होंने सब में से सिर्फ उसे ही चुना। शायद वो उनके दिल में सबसे बड़ी जगह रखती थी। पता नहीं, प्यार तो वह सबसे बराबर ही करते थे। हाँ, बस मुझसे थोड़ा सा ज्यादा। वो अभी अपनी सोच में गुम ही थी कि उसे अपना नाम सुनाई दिया। अर्यांशी बच्चा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहीं दर्द हो रहा है क्या? अभिमन्यु ठाकुर फिक्र से उसे देखने लगे कि कहीं कोई चोट तो नहीं रह गई। डैड उसके मुंह से बस यही निकला। वो आज पूरे 5 साल बाद उन्हें फिर से अपनी परवाह करते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और आंखों से होते हुए उसके गालों को भिगाने लगे। अपनी बेटी को रोता देख मिस्टर ठाकुर के दिल पर मानो खंजर चल गए हो। उनकी आंखों में बेचैनी और गिल्ट दोनों था। डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको देखकर ऐसा लगा जैसे सालों बाद मैं आपसे मिली हूँ। उसने अपने दिल की बात कह सुनाई थी, जिसे सुनकर अभिमन्यु ठाकुर ने अर्यांशी के सर को प्यार से सहलाया और बोले,
मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे मेरी वो प्यारी सी छोटी सी गुड़िया लौट आई हो वापस अपने डैड के पास और अभी अपने भाइयों से कहेगी कि उसके डैड उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और फिर वही खिलखिलाने की आवाज हर तरफ गूंजेंगी। उसकी आंखों में ठहरे आंसू भी बह गए जिन्हें 2 हाथों ने पोंछ दिया। अर्यांशी ने नजर घुमाकर देखा तो उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान आ गई और लब से एक ही शब्द निकला, डॉट भाई। उसे रोता देख दोनों भाई खुद को रोक नहीं पाए और दोनों ने अपने एक हाथ से उसके बहते आंसुओं को साफ कर दिया, लेकिन कहा कुछ नहीं क्योंकि वो उससे गुस्सा थे। जो उसने किया वो सहन करने लायक भी नहीं था। अर्यांशी के भाई कहने भर से दोनों लड़कों की आंखों में कई भाव आकर चले गए, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा। वो समझ गई कि उसके भाई उससे क्यों नाराज है। आखिर कौन बच्चा चाहेगा कि उनके माँ बाप अलग हो जाए, लेकिन उस सारिका की वजह से उसके मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया और अब वो उसके डैड की किसी और से शादी करना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले ही वो मर गई। अगर वो मरी नहीं होती तो मैं खुद उस चुड़ैल को अपने हाथों से मार देती। गुस्से से दांत पीसते हुए उसने सोचा। फिर उसने अपने दोनों भाइयों को देखा और एक बार और कोशिश करते हुए बोली, अगस्त्य भाई, मिहिर भाई, आप दोनों अपनी गुड़िया से बात भी नहीं करोगे? इतने सालों बाद उसके मुंह से अपने लिए भाई सुनकर वह दोनों पहले ही शौक थे और अब उसका इतने प्यार से उनका नाम लेना उन्हें हैरान ही कर गया था। सिर्फ वो दोनों ही नहीं, अभिमन्यु और नित्या भी हैरान थे क्योंकि जो इन 5 सालों में उनकी बेटी का बर्ताव और रवैया था उससे वह कभी भी उनसे इतने प्यार से बात नहीं करती थी। आर्यांशी उनकी हैरानी समझ रही थी, लेकिन उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। भाई, आप दोनों ऐसे मुंह फेरकर क्यों बैठे हो? क्या मैंने कुछ किया है जिससे आप मुझसे नाराज हो? ये उन्हें दूसरा झटका लगा था। सबने एक साथ हैरानी से पहले अर्यांशी को देखा जो कंफ्यूजन से अपनी स्पार्कल आईज को टिमटिमाते हुए उन्हें ही देखे जा रही थी। फिर उन्होंने अपने मॉम डैड को देखा जो उन्हीं की तरह हैरान थे। उसके बाद उन सबकी नज़र पास में खड़े डॉक्टर पर चली गई जिन्होंने अपनी आंखें झपकाकर इशारा कर दिया कि बाद में बताएंगे। क्या हुआ? आप सब डॉक्टर को क्यों घूर रहे हो? उसने फिर से अंजना बनते हुए पूछा। तुम्हें आराम करना चाहिए, अभी ही ठीक हुई हो और इतनी सारी बातें कर रही हो। थक गई होगी इसलिए लेट जाओ, तब तक हम तुम्हारी हेल्थ के बारे में डॉक्टर से बात कर लेते हैं। अगस्त्य ने बिना उसे देखे थोड़ी रूखी आवाज में कहा और उठकर वहां से बाहर चला गया। मिहिर भी एक नज़र उसे देखकर बिना कुछ कहे अपने भाई के पीछे जाते हुए बोला, चले माँ। नित्या जैसे होश में आई हो। वो तो बस अपनी बेटी को एक टक देख रही थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और जैसे ही जाने लगी कि अचानक से आई आवाज को सुनकर उनके कदम वहीं ठहर गए और आंखों में रुके आंसू बह निकले। मॉम, क्या आप भी अपनी बेटी से नाराज है दोनों भाई की तरह? मैंने आप सबको इतना नाराज और हर्ट कर दिया कि आप तो मुझसे मिले बिना ही जा रही है। मॉम डॉट फिर अपने सर को पकड़ते हुए, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? नित्या ने पलटकर अपनी बेटी को देखा जो उनकी ही परछाई थी। आर्या, सो जाइए, हम सब बाद में आपसे बातें करेंगे। इस बार उसने भी कुछ नहीं कहा और एक आज्ञाकारी बेटी की तरह हाँ में सर हिलाकर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे शांति से बात मानता देखकर सब फिर से हैरान हुए, लेकिन पहले की तरह नहीं क्योंकि अब उन्हें भी कुछ अंदाजा हो गया था। मिहिर अपनी मॉम को वार्ड से बाहर ले गया। अभिमन्यु भी एक नज़र अपनी बेटी को देखकर बाहर चले गए। उन सबके जाने के बाद आर्यांशी ने आंखें खोली। जितना भी दर्द और तड़प आपने मेरी वजह से सही है, उस सबका दुगना हिसाब वो लोग चुकाएंगे जो हमारे घर को बिखरता हुआ देखना चाहते हैं। इन 5 सालों में आपने बहुत निभा लिया अपना फर्ज, अब एक बेटी की बारी है अपना फर्ज निभाने की।
ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कमजोर होने की वजह से जल्दी ही वो नींद के आगोश में चली गई। क्या आर्यांशी सुलझा पाएगी उन बिखरे रिश्तों को? क्या उसके भाइयों की नाराजगी दूर होगी?